हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 3 जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन जिसको कहते हैं जनसंख्या बनावट के बारे में पढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम इस पूरे पार्ट को पढ़ाएंगे और ये जो नोट्स तैयार किए गए हैं बहुत सारी बुक्स को कंसल्ट करके तैयार किए गए हैं और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से सुने। तो जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या संगठन मतलब जनसंख्या बनावट के अंतर्गत क्या आता है, क्या चीज़ें होती हैं। लिंग संगठन, लिंग संगठन का मतलब लिंगानुपात, महिला और पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। ये इसमें जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आता है। आयु संरचना आती है, आयु का मतलब किस उम्र के कितने लोग देश में पाए जाते हैं, बच्चे बूढ़े जवान पाए जाते हैं। ग्रामीण नगरीय संगठन का मतलब गांव की में कितनी जनसंख्या है और नगर में कितनी जनसंख्या पाई जाती है। साक्षरता लिटरेसी जिसको कहते हैं, आपका कितनी वहाँ सी एजुकेशन है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। और व्यावसायिक संरचना का मतलब बिजनेस स्ट्रक्चर, कितने लोग किस काम में लगे हैं, क्योंकि काम बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। किसी भी देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, आपको मालूम ही है। इनमें आयु सबकी अलग अलग होती है, निवास स्थान गांव या शहर में रहते हैं, कहीं भी व्यवसाय भी अलग अलग करते हैं, बिजनेस भी अलग अलग करते हैं। शिक्षा बहुत सारी जगह बहुत शिक्षित लोग होते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे जगह कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। और जीवन प्रत्याशा मतलब जनसंख्या के जीवित रहने की उम्र, किसी देश में ज़्यादा लोग ज़्यादा टाइम तक लोग ज़िंदा रहते हैं और किसी देश में कम उम्र तक के लोग ज़िंदा रहते हैं, इसी को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। इसी के आधार पर इनको अलग अलग किया जा सकता है। तो ये सब के सब जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या का लिंग संगठन और लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब आपका सेक्स रेशियो, महिला और पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। जैसे जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं, जिसको लिंग संगठन भी कहा जाता है। या अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, किसी भी देश में अगर 1000 पुरुष पर जितनी स्त्रियां पाई जाती हैं, औरतें पाई जाती हैं, उसको भी लिंग अनुपात या लिंग संगठन कहते हैं। तो भारत में जो फार्मूला है वो लिंग अनुपात की गणना का यह है। लिंग अनुपात स्त्रियों की संख्या लिख लीजिए जितनी भी पाई जाती हैं वहाँ औरतें, और उसके अपॉन करके लिख लीजिए पुरुषों की संख्या जितनी भी पाई जाती है, और मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से, तो आपका लिंग अनुपात या लिंग संगठन निकल के आ जाएगा। तो जिन क्षेत्रों अथवा देशों में लिंग भेदभाव ज़्यादा होता है, लिंग का मतलब औरतों और मर्दों में फ़र्क किया जाता है। जैसे औरतों में स्त्री भ्रूण हत्या, पेट में ही बच्चे को मार दिया जाता है, या स्त्री शिशु हत्या, या बच्चा अगर लड़की पैदा हुई तो उसको मार दिया जाता है, या स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, औरतों के को जो है घरों के अंदर उन पे हिंसा होती है दहेज की उसमें, या वैसे तरह से कई तरह से हिंसाएं होती हैं। तो वहाँ लिंग अनुपात औरतों के खिलाफ होता है, वहाँ औरतों की संख्या कम हो जाती है। इसके उलट जिन देशों में या जिन क्षेत्रों में लिंग भेदभाव नहीं होता, औरतों और मर्दों के बीच में फ़र्क नहीं किया जाता, लड़की और लड़के के बीच में फ़र्क नहीं किया जाता, औरतों को रेस्पेक्ट दी जाती है, इज़्ज़त की जाती है, उनका सामाजिक व आर्थिक स्तर ऊंचा होता है, उनको जो लेवल औरतों का ऊंचा रखा जाता है, रुपये पैसे भी होते हैं, उनकी सोसाइटी में इज़्ज़त होती है। तो वहाँ लिंग अनुपात जो है औरतों के फेवर में होता है, वहाँ औरतों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से कहा जाता है कि लिंग भेदभाव से लिंग अनुपात प्रभावित होता है। तो अगर इसमें भेदभाव ना किया जाए तो औरतों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, अगर भेदभाव किया जाएगा तो औरतों की संख्या कम हो जाएगी। तो लिंग भेदभाव जो है आपका लिंग अनुपात प्रभावित होता है लिंग भेदभाव से। तो अगर हम विश्व की जनसंख्या की बात करें तो सर लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है, मतलब पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या कम है। मगर अगर पूरी दुनिया के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात मतलब सबसे ज़्यादा औरतों की संख्या लाटविया में पाई जाती है, जहाँ 100 औरतों पर 85 पुरुष है, यानी पुरुष कम है, आदमी कम है, औरतों की संख्या ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा लिंगानुपात में आता है। और इसके उलट कम लिंगानुपात का मतलब क्या है, आपका अगर औरतों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है तो उसको कहेंगे कम लिंगानुपात। तो संयुक्त अरब अमीरात में सबसे कम लिंगानुपात किया गया है, जहां 100 स्त्रियां हैं और 311 पुरुष हैं, यानी कि पुरुषों की संख्या
ज़्यादा है और औरतों की संख्या बहुत कम है, तो ये कम लिंग अनुपात कहलाता है। इसके बाद आता है आपका जनसंख्या की आयु संरचना, एज कंपोजिशन या एज स्ट्रक्चर। अब किसी देश की जनसंख्या में विभिन्न आयु अवस्थाओं के मनुष्य का प्रतिशत पाया जाता है। हर एज के जो है आदमी पाए जाते हैं, कुछ बच्चे पाए जाते हैं, कुछ बड़े पाए जाते हैं, कुछ जवान पाए जाते हैं। तो यानी कि उसमें बच्चे 0 से 14 साल के बच्चे कहलाते हैं, और प्रौढ़ जिनको युवा भी कहते हैं, जवान भी कहते हैं, मैच्योर भी कहते हैं, 15 से 59 साल के उनको जवान कहते हैं, और वृद्ध मतलब बूढ़े पाए जाते हैं। 60 साल से ज़्यादा की संख्या कितनी है? तो हर देश में अलग अलग संख्या पाई जाती है जवान, बूढ़ों और बच्चों की। अब 15 से 59 साल वालों की जनसंख्या जो है कार्यशील होती है, मतलब काम करने वाली होती है, जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा काम करती है। और 60 साल से ऊपर जो बूढ़े होते हैं वो काम नहीं करते, जिनके स्वास्थ्य पे, मेडिकल पे, संबंधी सेवाओं पर उन पे ज़्यादा खर्चा आता है, और बच्चों पर भी ज़्यादा खर्चा आता है। तो युवा जनसंख्या अगर किसी देश के अंदर ज़्यादा है तो उसका मतलब यह है कि वहाँ जन्म दर ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। उसके बाद आता है जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड। तो ये एक पिरामिड होता है कि जिसमें आयु भी दिखाई जाती है, और लिंग का मतलब पुरुषों और महिलाओं को भी दिखाया जा सकता है। ऐसे ही पिरामिड पाए जाते हैं। देखिए ये पिरामिड है, ये पिरामिड नाइजीरिया का है। ऐसे ही अलग अलग देश का अलग अलग पिरामिड पाया जाता है। तो इसमें जो है आपको जनसंख्या की आयु भी दिखाई गई है, ये आयु है कि किस उम्र के कितने पाए जाते हैं, और आपको पुरुष और स्त्री का, जिसकी लिंग संरचना का, दोनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या की आयु का और स्त्री पुरुष जिसको कहते हैं लिंगानुपात का भी अध्ययन किया जाता है। इसकी आकृति पिरामिड से मिलती जुलती है, इसी वजह से इसको जनसंख्या पिरामिड भी कहा जाता है। इस पिरामिड पे जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्ग के बाईं ओर, इसमें बाईं ओर जो है आयु वर्ग वर्ष के हिसाब से दिखाए जाते हैं, और पुरुषों का प्रतिशत भी दिखाया जाता है। ये प्रतिशत दिखाया गया पुरुषों का, और आपका दाईं ओर स्त्रियों का प्रतिशत दिखाया जाता है। इसलिए इसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। आयु ये है, लिंग मतलब पुरुष और स्त्री के अनुपात, इसलिए इसको आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। अब ये जो पिरामिड होता है ये आपका 3 प्रकार का होता है। एक विस्तृत होती जनसंख्या वाला पिरामिड, और आपका दूसरा स्थिर जनसंख्या का पिरामिड, और तीसरा आपका ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। तो विस्तृत होती जनसंख्या वाला पिरामिड के बारे में बताते। विस्तृत का मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या वाला पिरामिड। अब ये आप देखिए, ये नाइजीरिया देश का दिखाया गया है। ये विस्तृत होती जनसंख्या वाला पिरामिड है। इस पिरामिड में ज़्यादा जन्म दर है। देखिए जन्म दर ज़्यादा है, नीचे जन्म दर बच्चे ज़्यादा हैं। ये 0 से 4 साल के बच्चे ज़्यादा हैं। जनसंख्या के बड़ा भाग मिलता है क्योंकि यहाँ जन्म दर ज़्यादा है। ये विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। और ये बच्चे जो हैं इसमें स्त्री हो, ये पुरुष हैं, और लड़के और लड़कियां इसमें ज़्यादा होती है, और इनकी ये सब ज़्यादा होने की वजह से नीचे से ये चौड़ा होता है और ऊपर से ये पतला होता है, इसीलिए त्रिभुजाकार पिरामिड भी कहते हैं। उसके बाद आता है नंबर 2 स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। स्थिर मतलब ठहर जाना, रुक जाना, कांस्टेंट हो जाना, ऐसी जनसंख्या का पिरामिड। ये पिरामिड उन विकसित देशों की आयु लिंग संरचना को बताता है जिनमें जन्म दर मृत्यु दर लगभग समान होती है। मतलब पैदा भी बच्चे उतने होते हैं और जितने मरते हैं लगभग दोनों सेम होती है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अब मरना और जीना जब बराबर हो जाएगा तो जनसंख्या कैसी हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी। इस पिरामिड की घंटी का आकार कैसा होता है? आपका घंटी के आकार का इसका पिरामिड की आकृति होती है, जो ऊपर की तरफ शुंडाकार होती है, गोल हो जाती है। और ये ऑस्ट्रेलिया देश में इस तरह का पिरामिड पाया जाता है, जिसमें आयु वर्ग वर्ष इधर दिखा रखा है, आपका कुल जनसंख्या प्रतिशत इधर है, और पुरुष और स्त्री दिखा रखा है। इसके बाद आता है नंबर 3 ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। ह्रासमान मतलब कम होती हुई जनसंख्या का पिरामिड, जो जापान का पिरामिड है। ये पिरामिड उन विकसित देशों की आयु लिंग संरचना को दिखाता है जिनमें जन्म दरें और मृत्यु दरें कम मिलती है, जिनमें बहुत ही कम जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी, पैदा भी कम हो रहे हैं और मर भी कम हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाती है, मतलब जनसंख्या बढ़नी बंद हो जाती है अथवा ऋणात्मक हो जाती है। कभी कभी तो जनसंख्या घटने लग जाती है। तो इस पिरामिड का आधार संकीर्ण होता है। देखिए
नैरो होता है, छोटा होता है, तथा शीर्ष जो है इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो शुंडाकार गोलाकार होता है, इस तरह का। तो ये हासमान जनसंख्या का पिरामिड आपका जापान का दिखाया गया है। उसके बाद आता है आपका वृद्ध होती जनसंख्या, बूढ़ी होती जनसंख्या। बहुत सारे देशों में जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है। इसमें बुजुर्ग संख्या का भाग बढ़ जाता है, जहाँ बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाती है वो वृद्ध होती जनसंख्या कहलाती है। विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा मतलब जनसंख्या के जीवित रहने की एक औसत आयु, मतलब जितना जिंदा रहते थे लोग, उनकी जो जीने की जो एक औसत आयु थी वो बढ़ गई। उसकी बढ़ने की वजह से वहाँ बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ गई, और बुजुर्गों की संख्या बढ़ने की वजह से वहाँ की संख्या बूढ़ी होने लग गई। और आपका जन्म दर घट जाने से जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया, पैदा होने कम हो गए, जनसंख्या जो बुजुर्ग लोग थे उनकी उम्र ज़्यादा बढ़ने लगी, तो वहाँ की संख्या कैसी होगी, बुजुर्ग होगी, और बच्चे पैदा होने कम हो गए, इसी वजह से जवानों की संख्या वहाँ घट गई। उसके बाद आता है आपका जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन, मतलब गांव में और शहरों में किस तरह से जनसंख्या का कंपोजिशन है, क्या वो उसके बारे में बताते हैं। विश्व के विकसित राष्ट्रों, दो तरह के राष्ट्र होते हैं, एक विकसित राष्ट्र होते हैं अमीर देश, एक विकासशील राष्ट्र होते हैं गरीब देश। तो विश्व के विकसित राष्ट्रों की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा मिलता है। जितने भी अमीर देश हैं, यूरोपियन देश हैं, अमेरिकन देश हैं, उनमें नगरीय जनसंख्या, शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा मिलता है, गाँव में लोग कम मिलते हैं, जबकि ग्रामीण संख्या का प्रतिशत गाँव में लोग कम मिलते हैं। और विश्व के विकासशील देश जैसे हमारा देश, गरीब देश, इनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कम होता है। हमारे यहाँ शहरों में लोग बहुत कम रहते हैं, 25-30% लोग शहर में रहते हैं, तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा मिलता है कि गाँव में लोग, यहाँ से 70% हमारे देश के लोग गाँव में रहते हैं। और देशों में जो अमीर देश है उनमें आपका 70% लोग शहरों में रहते हैं और 30% लोग गाँव में रहते हैं। तो ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन मतलब गांव और शहर का लिंग संगठन, मतलब लिंग अनुपात, औरतों और पुरुषों की संख्या या अनुपात। विश्व के पश्चिम देशों की बात अगर हम करें, आपका जैसे आपका यूरोप है, अमेरिका है, तो देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी जनसंख्या में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या ज़्यादा मिलती है। यानी कि अगर हम गाँव की बात करें पश्चिमी देशों के, तो वहाँ महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या गाँव में ज़्यादा रहती है। और नगरीय क्षेत्र में कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। यानी कि शहरों में महिलाएं ज़्यादा रहती हैं और गाँव में आपका आदमी ज़्यादा रहते हैं। इसकी प्रमुख वजह क्या है? पश्चिमी देशों के नगरीय क्षेत्र में रोज़गार के ज़्यादा अवसर हैं, शहरों में रोज़गार ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से लोग ज़्यादा, वो औरतें ज़्यादा वहाँ चली जाती है। अवसर उपलब्ध होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में महिला प्रधान परिवास होता है। गांव की जो औरतें होती है वो शहरों में चली जाती है रोजगार होने की वजह से। इसके अलावा इन देशों ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने वाली खेती, जो गांव में पश्चिमी देशों में खेती होती है, ज़्यादातर मशीनों से होती है और पुरुष प्रधान होती है। इसलिए ज़्यादातर गाँव के अंदर जो है आदमी रह जाते हैं और शहर के अंदर औरतें चली जाती हैं। ये आपका किस देशों में? पश्चिमी देशों में। मगर भारत जैसे देशों की बात अगर करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी कहती होती है, औरतें ज़्यादा गाँव में रहती हैं क्योंकि खेती के काम में औरतें ज़्यादा लगी रहती हैं। नगरों में हमारे यहाँ मकानों की कमी है, रहन सहन की कमी है, रोज़गार की कमी है, सुरक्षा नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग तो चले जाते हैं शहरों में और गाँव में औरतें रहती हैं। और तो महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्र में जाने को रोकते हैं। बहुत सारी परेशानी होने की वजह से लोग औरतें गांव शहर में नहीं जा पाती। महंगाई भी है, बहुत रहने की दिक्कतें हैं बहुत सारी, इसी वजह से गांव में औरतें रह जाती हैं और आदमी जो है आपका शहरों में चला जाता है। उसके बाद आता है साक्षरता, लिटरेसी, पढ़ाई लिखाई। वह व्यक्ति साक्षर पढ़ा लिखा माना जाता है जो किसी भाषा को पढ़ लिख और समझ सकता है। अगर कोई भी आदमी किसी भी भाषा को पढ़ ले, लिख ले, समझ ले तो उसे लिटरेट माना जाएगा, उसे साक्षर माना जाएगा, पढ़ा लिखा माना जाएगा। भारत में साक्षरता का दर क्या माना गया? 7 साल से ज़्यादा उम्र वाली जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है। यानी कि 7 साल से ज़्यादा का बच्चा अगर कोई पढ़ ले और लिख ले और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकुलन
मतलब वो कैलकुलेशन कर लें, अर्थमेटिक वाली, मैथमेटिक्स वाली कैलकुलेशन करने की उसके अंदर काबिलियत हो, तो उसको साक्षर माना जाएगा। और किसी भी देश की कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। अगर किसी भी देश में साक्षर लोग ज़्यादा रहेंगे तो उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक है, मतलब उस देश में तरक्की है और समाज उसका अच्छा है। उसके बाद आता है आपका जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या, कितनी जनसंख्या किस काम में लगी हुई है। तो जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या आती है, वो जनसंख्या जो काम करती है, ऐसी जनसंख्या जो काम करती है। जैसे 15 से 59 साल के आयु वर्ग के स्त्री हो चाहे पुरुष, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, कार्यशील जनसंख्या, काम करने वाली जनसंख्या कहलाती है। अब 0 से 14 साल के तो बच्चे हैं, वो तो काम करते नहीं, और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं वो भी काम नहीं करते, तो 15 से 59 साल वाले युवा हैं यही काम करते हैं, इसलिए इनको कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो काम करने वाली जनसंख्या को 4 सेक्टरों में बांट सकते हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर और चतुर्थ सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, पेड़ों से लकड़ी काटना, खेती करना, खनन करना, मतलब माइनिंग करना, सोना चांदी तांबा कोयला तेल गैस ये ज़मीन से निकाला जाता है। तो इस सेक्टर में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। ज़्यादातर विकासशील देशों में, गरीब देशों में इसी सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करते हैं। अब द्वितीय सेक्टर वो होता है विनिर्माण, ये फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, शहरों में जैसे आता है तो उसे द्वितीय सेक्टर कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, शहरों में फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, कच्चे माल का रूप बदलकर उसे कीमती बना दिया जाता है और महंगा बिकता है। ये एक निर्माण प्रक्रिया है। इसमें छोटे स्तर मिट्टी के बर्तन भी बनते हैं और बड़ी बड़ी मशीनें भी बनाई जाती है, रेलवे इंजन, बड़ी बड़ी मशीनें भी बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, फैक्ट्री से बनाई जाती है। जो इसमें काम करते हैं वो द्वितीय सेक्टर में कहलाते हैं वो। और उसके बाद आता है तृतीय सेक्टर। बहुत सारे लोग इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड के अलावा तृतीय सेक्टर में भी काम करते हैं, जैसे जो परिवहन में लोग लगे हुए, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में लगे हुए और बहुत सारे सेवाओं के काम में लगे हुए, वो आपका तृतीय सेक्टर में कहलाएंगे। जैसे व्यापार में लगे हुए, बिजनेस में लगे हुए, यातायात में लगे हुए, कम्युनिकेशन में लगे हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल, अब मेडिकल में डॉक्टर लगे हुए हैं, शिक्षा में टीचर लगे हुए हैं, मशीनें चला रहे हैं आप क्या, परिवहन संचार में, ये बहुत सारे काम सेवाएं दे रहे हैं, वकील हैं, ये सब लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें सेवा से संबंधित है, सेवा से जुड़े हुए हैं। तो ये तृतीय सेक्टर में लोग लगे हुए हैं। उसके अलावा एक सेक्टर और काम कर रहा है जो चतुर्थ सेक्टर है, जो बहुत ही हाई फाई सेक्टर कहलाया जाता है, टॉप क्लास का कहलाया जाता है। और ये नया सेक्टर है, इसमें अनुसंधान रिसर्च में, खोज में और आपका वैचारिक विकास में, आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट से जुड़े काम के अलावा मूल शोध विकास से जुड़े काम में भी लगे हैं लोग, जो भी और किसी उद्योग में, किसी फैक्ट्री में या क्रिया संचालन में मददगार होते हैं, कोई ऑपरेट करने में किसी काम को या फैक्ट्री में जो हेल्पफुल होते हैं, वो इस सेक्टर में आते हैं। और सबसे ज़्यादा पैसा भी इन्हीं सेक्टर वालों को मिलता है। और जितने विकसित देश है, एडवांस देश है, सबसे ज़्यादा अब इसी का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो आदिम पुरानी व्यवस्था वाले देशों का ज़्यादातर काम करने वाली जनसंख्या, जो पुराने देश हैं, गरीब देश हैं, उनमें ज़्यादातर जनसंख्या प्राथमिक सेक्टर में काम करती है। और जबकि विकसित देश वाले जो एडवांस कंट्री है, उनमें में काम करने वाली जनसंख्या ज़्यादातर भाग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेक्टर में काम करता है।